आज सर हम सब कवियों की स्थिति ऐसी है, 5 साल वाली डिग्री का कोर्स क्रैश कोर्स में करना है। सिलेबस लंबा है, टाइम कम है, लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ कुछ हाजिरी लगा दें। आप बस यूँ समझ लीजिए, एक छोटी सी घटना बताता हूँ और जयनंद करदम जी को बुलाता हूँ। महेंद्र जी ने यह कहा कि बोलो क्या सुनाएं। बाबा नानक किसी गांव में गए तो उनको बताया गया कि पड़ोस में एक ऐसा गांव है जहां पर लोगों ने आज तक रोटी का स्वाद नहीं चखा। कंदमूल खा लेते हैं, पेड़ खा लेते हैं, कोई जानवर मर जाए उसे खा लेते हैं, कोई आदमी मर जाए उसे भी खा लेते हैं। नानक रहे उस गांव में 5-7-10 दिन जिसमें गए थे। जब चलने लगे तो बोले 10-12 रोटियां पैक कर दो। तो संगत के लोगों ने कहा क्या करोगे 10-12 रोटियों का? बोले वो जो जंगलियों का गांव है ना, उन्हें खिलाएंगे, उनका पेट भरेंगे। तो संगत के लोगों ने कहा बाबा दिमाग खराब हो गया है, वहाँ 150-200 लोग रहते हैं, 10-12 रोटियों से उनका पेट कैसे भरेगा? नानक ने जो जवाब दिया वो आज हम सब कवियों का दायित्व है। नानक ने कहा मुझे तो उन्हें सिर्फ रोटियों का स्वाद चखाना है, पेट भरने का जुगाड़ तो वो खुद करेंगे। आज का ये कवि सम्मेलन हम लोगों के लिए बीटीयू में सिर्फ रोटियों का स्वाद चखाने जैसा है। पेट भरने का जुगाड़ सर दोबारा कर लेना। अपनी मार्केटिंग कर रहा था, कौन सा आपकी तारीफ कर रहा। जयनंद करदम जी को मैं इसलिए ससम्मान बुलाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने अपनी नैतिकता से समझौता करने के लिए वो सारी उपलब्धियां छोड़ दी जिनके लिए आप लोग अपनी नैतिकताएं छोड़ने को तैयार बैठे होंगे। अभी हाल ही में जयनंद करदम जी एक बड़ी पीएसयू में जीएम के पद पर अपॉइंट हुए और तालियां आप बजाइएगा कि जब उन्हें काम करने का मन हुआ और काम करने न दिया गया तो 1 महीने 20 दिन बाद वो पद भी छोड़ आए। और आप फक्र कीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी से निकले हुए एक ऐसा शख्स जिसका आज भी डॉक्टर अशोक चक्रधर से लेकर सुरेंद्र शर्मा तक उदाहरण देते हैं कि काम कैसे किया जाए, कैसे वेल मैनेज्ड हो, कैसे सीखा जाए। इसके लिए अगर हमारे हिंदी कवि सम्मेलन संस्थान में कोई एक आदमी है तो वो जयनंद करदम जी हैं। मैं आपका बेटा आपको सौंप रहा हूं। अब ये सदन एक बार बाकी सब बातों से हटकर एक अच्छे व्यंग्यकार को सुनने के लिए तैयार हो। पूरा सदन तो जोरदार तालियों में आवाज दे जयनंद करदम जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं भी बहुत समय नहीं लूँगा। सबसे पहले तो बधाई डॉक्टर दीप्ति मल को, इंजीनियर संत भूषण लाल जी को, माजी साहब को, अरुण को। लोक रंजन की वो विधा है और ख़ासतौर से मंच के ये लोग लोक रंजन के वो लोग हैं जो आपको हंसाते हंसाते गुदगुदाते गुदगुदाते सोचने पर मजबूर भी करते हैं समाज में घट रही विसंगतियों की तरफ, और मजबूर करते हैं कि आपके अंदर से उस बेहतर इंसान को निकाला जाए जो बेहतर इंसान अपनी कहीं ज़रूरतों के चलते, अपनी कहीं उनकी अपनी संघर्ष चलते वो कहीं ना कहीं अंदर छिपा बैठा होता है। तो ये कवि सम्मेलन, ये कवि वो काम करते हैं कि वो आपके उस बेहतर इंसान को बाहर निकालते हैं। हंसते मुस्कुराते आपके बीच कुछ ऐसी बातें रख जाते हैं। क्योंकि मुझे मुनव्वर राना की बात याद आती है। उन्होंने कभी कहा था कि वो कहते हैं कि कहीं पे किसी गांव में यदि कभी कवि सम्मेलन और मुशायरे हुआ करते थे तो उस दिन उस गांव की औरतें बड़ी खुश हुआ करती थीं। वो इसलिए खुश हुआ करती थी क्योंकि आज उनके बच्चों को जो इल्म मिलेगा वो स्कूल में जाकर नहीं बल्कि जिंदगी का इल्म सामने बैठ कर के कवियों और शायरों से मिलेगा। तो वो जिंदगी का इल्म हमेशा कोशिश ये की कि अच्छे कवि और अच्छे लोगों से आपका परिचय हो। मैं भी बहुत छोटी सी, बहुत समय नहीं लूँगा, एक बहुत छोटी सी कविता से आपको सौंपता हूँ। एक छोटा सा व्यंग चित्र आपको सौंपता हूँ। और अब मित्रों जो पीछे बैठे हैं, कविता की जिम्मेदारी भी आप पर है और मैं कुछ लफ्ज़ाजियाँ बिल्कुल नहीं करना चाहता, सीधे सीधे कविता आपको सौंपता हूँ कि अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के आसपास आपने देखा होगा कि लाल बत्तियों पर झंडे बेचते हुए बालक आपको मिले होंगे। तो वो वहाँ से मैंने एक चित्र उठाया और मैं वो चित्र आपको सौंपता हूँ कि सड़क किनारे झंडा बेचते हुए बालक से हमने पूछा कि आज़ादी के मायने बताओ और इनाम पाओ। इतना सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। वो बोला बाबूजी, यदि आज़ादी मायने पा जाती तो अपना बचपन यूं ना जला रहा होता। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा
अगर अब बात आप तक आए तो एक एक मेरी जो नई आने वाली पीढ़ी है, मेरे जो जूनियर्स बैठे हैं सामने, जिनके पास भविष्य की बागडोर है, मैं उनका समर्थन देखना चाहता हूं कि वे संवेदनात्मक चीज़ों पर और इस देश के प्रति अपने कितना चिंतन रखते हैं। मैं वो आपसे चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि कविता कैसे सुनी जाती है। कि सड़क किनारे झंडा बेचते हुए बालक से हमने पूछा कि आज़ादी के मायने बताओ और इनाम पाओ। इतना सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। वो बोला, बाबूजी यदि आज़ादी मायने पा जाती तो अपना बचपन यूं ना जला रहा होता। अरे पेट की भूख के लिए तिरंगे का सौदा ना लगा रहा होता। मुझे बहुत अच्छा लगा। सल्यूट करता हूं आप सब लोगों को जो मेरी भविष्य की पीढ़ी है, आश्वस्त करती है हमें कि वो हमसे कहीं बेहतर है। वो हमसे कहीं बेहतर है संवेदनाओं में भी, हमसे कहीं बेहतर है टेक्नोलॉजी में भी। आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते रहें, परंतु जो अपने मानवीय संवेदनाएं हैं उनको भी और पुख्ता कीजिएगा। हमें इस देश में नारे सौंपे जा रहे हैं साहब। हमने एक व्यक्ति से कहा, मधुसूदन साहब आपको समर्पित करता हूं कि हमने एक व्यक्ति से कहा कि भारत मां की जय के नारे नहीं लगाओगे। यदि व्यंग पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति समर्थन करिएगा। हमने एक व्यक्ति से कहा कि भारत मां की जय के नारे नहीं लगाओगे। वो बोला, बाबूजी क्या भरपेट भोजन कराओगे। हमने एक व्यक्ति से कहा कि भारत मां की जय के नारे नहीं लगाओगे। वो बोला, बाबूजी भरपेट भोजन कराओगे। अरे जिस दिन भी ये लोग भरपेट भोजन पाएंगे उस दिन ये खुद भारत मां की जय के नारे लगाएंगे। हमें सौंपे जा रहे हैं साहब, तरह तरह से देश बनाया जा रहा है और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसको बनते हुए देश को रोकें। हम उन बढ़ती हुई विद्रूपताओं को रोकें। कि कहीं पे मैंने देखा कि घाटी में कुछ हुआ तो कुछ लोग, एक धर्म के लोग इकट्ठे हो गए, कुछ हुआ तो दूसरे धर्म के लोग इकट्ठे हो गए। तो मैंने एक बात कही, व्यंग सौंपता हूं आपको कि हिंदू मरा तो हिंदू आ गए, मुसलमान मरा तो मुसलमान आ गए। घायल देश देख सब रोता है। अब मैं आपसे बारीक बात यदि पहुंचे तो मुझे सदन बताए कि मेरे साथ आप लोग भी खड़े हैं और मंच ऐसी बात कहने की हिम्मत कर रहा है आज के दौर में, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप उसे स्वीकार करें कि ऐसी हिम्मत वाली बातें कही जाएं कि हिंदू मरा तो हिंदू आ गए, मुसलमान मरा तो मुसलमान आ गए। घायल देश देख सब रोता है। हाँ साहब, मजहब जब देश से बड़ा हो जाए तो ऐसा ही होता है। हाँ साहब, मजहब जब देश से बड़ा हो जाए तो ऐसा ही होता है। एक बहुत छोटी सी कविता आपको सौंपता हूं और उसके बाद 1-1.5 मिनट की एक कविता। मित्रों, मैंने एक गधे से संवाद किया। डायरेक्ट चिराग नहीं, आप गलत समझे। मैंने एक गधे से संवाद किया था और वो कविता क्या थी कि हमने एक गधे से कहा, मंच के लिए बिल्कुल नई कविता है, बहुत छोटी सी कविता है कि हमने एक गधे से कहा कि आओ तुम्हें इंसान बनाएं। हमने एक गधे से कहा कि आओ तुम्हें इंसान बनाएं। वो बोला, हुजूर पहले आप तो बन जाएं। अब उसके तर्क देखिएगा। हमने एक गधे से कहा कि आओ तुम्हें इंसान बनाएं। वो बोला, हुजूर पहले आप तो बन जाएं। हाँ, पहले आप तो बन जाएं। आपने ही अपने आप को धर्म और जातियों में बांटा है। हम गधों का इन सब से क्या नाता है? आप लोगों में पाए जाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, पर क्या किसी गधे ने कभी अपनी धर्म और जाति बताई? वैसे आप भी हमारी मेहनत का अच्छा दाम लगाते हैं और जो ज्यादा मेहनत करता है उसे आप गधा ही तो बताते हैं। वैसे आप भी हमारी मेहनत का अच्छा दाम लगाते हैं और जो ज्यादा मेहनत करता है उसे आप गधा ही तो बताते हैं। छोड़िए साहब, आप ही बने रहे इंसान और इंसान के बच्चे। अरे हम तो गधे हैं और गधे ही अच्छे। सारे बोले।
एक बार तालियां बजाएं जरा नूर को। मैं सिर्फ 1-1.5 मिनट की कविता डॉक्टर कीर्ति काले को समर्पित करके वो कविता आपको सौंपता हूँ मित्रों। मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं 2 बेटियां हैं मेरी, एक बड़ी बिटिया कॉलेज में है, दूसरी स्कूल में है। तो जब वो छोटी थी तो उन्होंने मुझसे, एक घर में बैठा था तो सामने दीवार पर एक छिपकली देखी, तो उस छिपकली को देख करके मेरी छोटी बेटिया ने मुझसे कहा कि पापा इसे हटाओ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी नहीं, बाद में। तो वो तुरंत अपनी मम्मी से बोली, देखो मम्मी, पापा डरपोक है। तो जैसे ही उसने मुझसे ये बात कही जैन साहब, तो मुझे लगा ये बात तो सच कह गई, बात तो सच कह गई कि हर बाप डरपोक होता है। कवि की खूबी ये होती है कि वो बात की बात से निकाल करके एक छोटी सी बात को बड़ा विस्तार दे करके अपने से निकली हुई बात को जमाने की बात बना दिया करता है। यही इन कलमकारों के पास खूबी है और कुछ नहीं है। कहीं जावेद अख्तर ने लिखा कि अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का। तो ये सारे हुनर कवि के अपने दर्द जब समाज के हो जाया करते हैं तो वो समाज में बैठी हुई विसंगतियों की ओर इशारा करता है। तो जब उसने कहा कि पापा डरपोक हैं, तब मैंने ये कविता कही। आप सबको, डॉक्टर साहब को समर्पित करता हूँ ये कविता की। बिटिया से टीचर ने पूछा कि अपने पापा के बारे में बताओ। उसे कुछ नहीं सूझा, क्या बताऊं, अपने पापा के बारे में क्या सुनाऊं। तभी बोली, टीचर मेरे पापा डरपोक हैं। डरपोक कैसे, ये समझाओ। तो साहब, उसने अपने चेहरे की मुस्कान संजोली और सकुचाते हुए बोली कि मैं जब भी घर से बाहर जाती हूं वो डर जाते हैं। कि मैं जब भी घर से बाहर जाती हूं वो डर जाते हैं, जब तक लौट के नहीं आती हूं वो डर जाते हैं। वो डर जाते हैं फटे कपड़े देखकर, वो डर जाते हैं स्टोव देखकर, वो डर जाते हैं अस्पताल देखकर, वो डर जाते हैं मेरे चेहरे को लाल देखकर, वो डर जाते हैं मासूमों की हत्याओं से, वो डर जाते हैं सहमी हुई माओं से, वो डर जाते हैं केरोसिन से, वो डर जाते हैं फिल्मों के बलात्कारी सीन से, वो डर जाते हैं अंधेरी रात से। और न जाने क्या हो गया है कि मेरे पापा तो आजकल डर जाते हैं हर एक बात से। कि मेरे पापा तो आजकल डर जाते हैं हर एक बात से। मुझे भी खाए जा रही यही सोच है कि क्यों मेरे पापा इतने डरपोक हैं। तभी टीचर के सामने आ गए बलात्कारी दृश्य, दहेज के कुकृत्य, पेड़ों से टकी लाशें, खाप के होने वाले तमाशे, निर्भया का विभत्स कांड, सड़कों पर घूमते कुछ बेकाबू सांड। टीचर बोली, बेटा आजकल शहर का यही हाल है। और ये बात मैंने कही हो तो एक एक सदन से समर्थन मांगता हूं, एक एक व्यक्ति से। टीचर बोली, बेटा आजकल शहर का यही हाल है और ये तुम्हारे पापा का नहीं, ये सब पापाओं का सवाल है। ये सब पापाओं का सवाल है। अरे जब तक बेटियों पर अत्याचार रहेगा तब तक हर पापा इसी डर में जिएगा। पर तुम जाओ और अपने पापा से कहो, समाधान की और हिम्मत की पंक्तियां सौंपता हूं, बेटियों समर्थन करना। पर तुम जाओ और अपने पापा से कहो कि कुछ नहीं होगा मुझे, ऐसे डर के मत रहो। अरे लड़ो इन बदहवास मिजाजों से, लड़ो इन सड़े गले रिवाजों से, लड़ो हर उस नजर से जो महिलाओं को डसती है, और लड़ो हर उस बस्ती से जहां ऐसी सोच पनपती है। लड़ना ही होगा, लड़ना ही होगा, लड़ना ही होगा, नहीं तो हार जाएंगे। और न जाने कितने बेबस पापा यूं ही सहम जाएंगे, न जाने कितने बेबस पापा यूं ही सहम जाएंगे। मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने एक मन से, मित्रों ये कविता तालियों के लिए ही नहीं, मैं केवल इसलिए इसको अपना विशेष महत्व मानता हूं कि ये ज़रूरी कविताएं मंच से पढ़ी जानी चाहिए। ये वो समाज का निर्माण करते हैं हम लोग, जो आप और ये आने वाली पीढ़ी, उस नौजवान पीढ़ी के पास हम जब जाते हैं तो उसके पास केवल वो हम हंसी खेलियाँ और ठिठोलियाँ तो छोड़ के जाएं, परंतु कुछ ऐसा छोड़ के भी जाएं जिस पे वो सोचे विचारे कि आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें हमारी क्या उपयोगिता और हमारी क्या सार्थकता।